नमस्कार, खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में आईटी एक्ट की धारा 66A को रद्द कर दिया है। अक्सर इस धारा का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट करने के मामले में किया गया था। अदालत ने इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करार दिया। पिछले दिनों में खासकर नेताओं को लेकर टिप्पणियां जितनी की गई उनमें आम लोगों की गिरफ्तारी के कई मामले हमारे सामने आ चुके हैं और बिल्कुल ताज़ा मामला जो है वो सपा नेता आजम खान का है, जिसमें एक छात्र को जेल जाना पड़ा था। टिप्पणी उनको लेकर की गई थी और इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर की जाने वाली किसी भी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए पुलिस आरोपी को फौरन गिरफ्तार नहीं कर पाएगी। लेकिन इस मामले का दूसरा पहलू भी है कि वो लोग जो इंटरनेट पर अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं या अभद्र बर्ताव करते हैं, उनसे किस तरह से निपटा जाएगा। साथ ही आप जानते हैं पिछले दिनों में किस तरह से अफवाह फैलाने वालों की भी कमी नहीं रही है। तो किस तरह से वो लोग जो खुद शिकार हुए हैं इंटरनेट पर अब्यूज़ का, वो किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या 66A के रद्द होने की कोई इम्प्लीकेशन, कोई असर इस प्रोविजन पे भी पड़ेगा। कई तरह से हम जानने की कोशिश करेंगे। सरकार का इस पर क्या प्रतिक्रिया है ये भी हम जानेंगे, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर ये कहा था कि वो अदालत में ये कहा था कि वो इसका मिसयूज़ यानी कि दुरुपयोग नहीं करेगी 66A का। तो अब किस तरह से आगे बढ़ेगी सरकार। इसके अलावा जो इंटरनेट से जुड़ी हुई, कारोबार से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, वो इसे किस तरह से देख रही हैं। मेरे साथ कई खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ अरविंद कुमार वाजपेयी हैं जो कि स्पेशल काउंसलर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के। दूसरे खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकार, लीगल एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स के सत्य प्रकाश मेरे साथ मौजूद हैं। इंदिरा जयसिंह है मेरे साथ, सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट की और साथ ही रह चुकी हैं वो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और साथ ही मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी बहुत जल्द मौजूद होंगे। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्य प्रकाश ये बताइए कि इस पूरे मामले को, इस पूरे जजमेंट को आप किस तरह से पढ़ते हैं। क्या इसको एक लाइन में हम पढ़ सकते हैं कि 66A को जो है वो रद्द कर दिया गया है एंड दैट्स अबाउट इट? नहीं, इसके अलग भी इसमें 2-3 पहलू हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी जिस माहौल में यह फैसला आया है और जिस तरह का बैन का माहौल बना हुआ है, कभी कुछ बैन हो रहा है, कभी कुछ बैन हो रहा है। अभी ब्रिटिश फिल्म मेकर लेस्ली वुडविन की डॉक्यूमेंट्री थी, वो भी बैन हुई थी। सही था या गलत था उसमें नहीं जाना चाहिए, चूँकि अभी चर्चा का विषय कुछ और है। लेकिन जिस तरह के बैन के माहौल में आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि एक तरह का घुटन का माहौल है, बहुत सारी चीज़ें एक तरह से बैन की जा रही हैं और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को के लिए जो माहौल चाहिए उतना खुलापन लोग महसूस नहीं कर रहे थे। ऐसे माहौल में ये फैसला जो है एक खुली हवा के झोंके की तरह है। बहुत अच्छी शुरुआत आपने बहस को दी है कि किस तरह से मैंने खुद पढ़ा इस बात को सत्य प्रकाश के जो इंटरनेशनल अखबार थे उन्होंने भारत के लिए जिस तरह की टिप्पणियां की थी कि एक कंट्री ऑफ बैन्स बन गया है, कि बैन लगाने वाला देश बन गया है। तो एक तो यह है, दूसरा यह है कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने एज एन इंस्टीट्यूशन, एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के रूप में अपनी उपयोगिता फिर से साबित की है। अभी कुछ दिन पहले एक फैसला आया था जिसमें कि जाट रिजर्वेशन को लेकर था वो, और उसके बाद ये जब कभी आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, एक या दो कोई जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सही काम नहीं कर रहे हैं या हमारी उम्मीदों पे खरे नहीं उतर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ बीच में आकर कुछ ऐसा फैसला देता है जिससे आपको उम्मीद की किरण दिखती है। इस फैसले की जहाँ तक बात है, इसमें 3 बिंदु हैं। पहला तो ये कि 66A जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का है उसको सुप्रीम कोर्ट ने पूरे तौर पे असंवैधानिक करार दिया है। आज के बाद वो जो सेक्शन है वो आप मान लीजिए कि अस्तित्व खत्म हो गया। दूसरा एक प्रावधान 69A था जो ब्लॉकिंग ऑफ मटेरियल को लेकर है, इंफॉर्मेशन ब्लॉक कर सकते हैं कि नहीं, उसके लिए गवर्नमेंट को उसमें ऑथराइज किया गया है। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये प्रावधान वाजिब है और गैरकानूनी उसको डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें जो चेक्स एंड बैलेंसेस चाहिए वो उसमें हैं और ये नहीं है कि बिना कोई डिफिनीशन के या बिना कोई प्रॉपर सेटअप के चेक्स एंड बैलेंसेस के ये अधिकार सरकार को दिया गया है, ऐसा नहीं है और इसलिए उसको बरकरार रखा है। तीसरा प्रावधान सेक्शन 79(3) का था जिसमें इंटरमीडियरीज की क्या भूमिका होगी, उनका क्या उत्तरदायित्व होगा, कितनी जिम्मेदारी बनती है, उस पर था। उस पर अदालत ने उस प्रावधान को भी बरकरार रखा है, लेकिन उसको जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रेड डाउन कर दिया है या कहें कि उसको थोड़ा कुंद कर दिया है, भोथ बना दिया है, इस तरह का कहें, हिंदी में कहें तो। उसमें यह है कि जो इंटरमीडियरीज हैं, जैसे कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है या गूगल है, उनकी कितनी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है उनके वेबसाइट पे, चूंकि ये यूजर जनरेटेड कंटेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स, तो किसी ने अगर किसी तरह का कोई कंटेंट वहां डाल दिया है तो उसके लिए इनकी कितनी जिम्मेदारी होगी, उस पर अदालत ने ये कहा नहीं, अदालत ने ये कहा है कि आपको कोई अदालत का
आदेश चाहिए उसके लिए, तभी वो उनसे आप कह सकते हैं कि वो आप जल्दी से हटाएं। बिना उसके आप अचानक आप चूंकि तो यानी मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ, इस पे मैं चर्चा जरूर करूंगी, लेकिन पहले फर्स्ट रिएक्शंस लेती हूँ। बहुत अहम बात है जो आप कह रहे हैं। अंत में एक सेंटेंस में ये कि सोशल मीडिया पे जो फ्रीडम की बात करें वो इसके कारण पहले से बढ़ जाएगा। जी, बहुत अहम बात है जो आप कह रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि इसको हम एक एक स्टेप करके हम अगले जो है कुछ मिनट में इसको हम चर्चा करें, लेकिन पहले फर्स्ट रिएक्शंस पे लेती हूँ कि अलग अलग जो खेमे हैं उनसे किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अरविंद कुमार वाजपेयी, ये बताइए कि सरकार ने तो इसको रिटेन करने की बात कही थी और ये कहा कि हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। अभी फिलहाल आप चूंकि स्पेशल काउंसलर हैं, किस तरह से रिएक्ट करेंगे? देखिए, जहाँ तक सरकार का सवाल है, सरकार ने ये बात जरूर एफिडेविट फाइल करके कही थी कि इसका दुरुपयोग नहीं किया जाएगा, लेकिन दुरुपयोग करना या न करना ये सरकार के हाथ में नहीं, ये तो पुलिस के हाथ में होता है। तो अभी पीछे आपने देखा है कि पुलिस ने किस तरह से उसका दुरुपयोग किया। तो लेकिन अल्टीमेटली जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है तो उसके बाद वो सब पर बाध्य हो जाता है वो कानून। इस कानून के तहत, कानून ये नहीं है कि सिर्फ ये 66A की बात, क्योंकि सवाल ये है कि 66A के जाने के बाद कोई स्कॉट फ्री नहीं हो गया। इसी तरह के सिमिलर प्रावधान जो हैं वो आईपीसी में अवेलेबल है। चूंकि ये कानून यूएन रेजुलेशन असेंबली में पास हुआ था और चूंकि हमारी उनके साथ ट्रीटी है, उसके तहत इस कानून को लाया गया था, आईटी एक्ट के तहत। अदरवाइज सिमिलर प्रोविजन 268 है, 510 है, 499 है, 114 है, इस तरह के कानून अवेलेबल आईपीसी में है। आप ये कह रहे हैं कि स्कॉट फ्री नहीं है, इससे हम क्या मतलब निकालें, क्या कहना चाहते हैं? अब इसमें एक आप देखिए, डिफेमेशन का कानून है, सदियों से चला आ रहा है। डिफेमेशन चाहे लिखित में हो, चाहे बोलने में हो, चाहे विजिबल हो, वो मानहानि के अंतर्गत आता है। मानहानि, डिफेमेशन दो तरह की है, एक सिविल है, एक क्रिमिनल है। सिविल में आप डैमेजेस क्लेम करेंगे, क्रिमिनल में आप उसको सजा दिलवाएंगे। तो यही तो यहाँ है। अब सिर्फ क्या है कि वो कंटेंट जो है वो मैसेज के थ्रू, कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आपके पास आ रहे हैं, लेकिन प्रावधान अवेलेबल है। तो ये मैं फिर आपको समझाना चाह रहा हूं कि स्कॉट फ्री नहीं हो गए। सिमिलर प्रोविजंस आर अवेलेबल अंडर द आईपीसी। बट 97 में जो यूएन रेजुलेशन आया, उसकी तहत बाध्यता को मानते हुए कांग्रेस सरकार ने इस कानून को लाया गया। जी, ठीक है। मैं इंदिरा जयसिंह से एक प्रतिक्रिया लेती हूँ। जी, ये है कि जो डिफेमेशन है वो इतना सख्त नहीं है, उसमें वो अवेलेबल है, उसमें सजा भी 2 साल का है। इसमें जो है ना बंदा अरेस्ट हो जाता है और सजा भी 3 साल का, तो ये उससे ज्यादा सख्त था, इसमें कोई दो राय नहीं। जी हाँ। इंदिरा जयसिंह, अभी फिलहाल आप ये देखिए, हमने कार्यक्रम में नाम ही रखा है कि बोल के लब आजाद हैं तेरे। सत्य प्रकाश ये कह रहे हैं कि जिस तरह का एक माहौल घुटन भरा बन गया था देश में, कि ये शायद बहुत ही कंजर्वेटिव लोग हैं, ये कंजर्वेटिव सरकार है, जिस तरह से हर बात पे बैन लग रहा था और लगातार खबरें पिछले 1-2 महीने के अंतराल पे जिस तरह की आ रही थी, सभी आ रही थी कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं बोल सकते, ये नहीं खा सकते, फलां चीज नहीं कर सकते। लेकिन अदालत के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं एक अच्छी जो बयार, एक ताज़ा बयार जो बह रही है, उसके साथ साथ अरविंद कुमार वाजपेयी यहाँ पर ये कह रहे हैं, जो कि स्पेशल काउंसलर हैं गवर्नमेंट के, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारे सारे हथियार हमने फेंक दिए, हमारे पास अभी और बहुत सी धाराएं हैं जिनके तहत हम लोगों को बुक कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूंगी कि आपके प्रीवियस स्पीकर्स ने जो कहा है उससे मैं काफ़ी सहमत हूँ। सिर्फ एक छोटा सा डिसएग्रीमेंट है। उन्होंने वो फॉरेन बीबीसी फिल्म के बारे में जिक्र किया, उससे कोई हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल 19 में लिखा गया है कि नो वन कैन कमिट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और किसी ने ये नहीं मांगा कि उस फिल्म को आप बैन कीजिए। यही कहा था उसको पोस्टपोन कर दीजिए जब तक वो अपील पेंडिंग है। खैर, उसके अलावा अगर किसी जजमेंट से हमें कंपेयर करना पड़ेगा तो वो प्रिया पिल्ले वाले जजमेंट से कंपेयर करना पड़ेगा। आपको पता है कि इस सरकार ने प्रिया पिल्ले को इंग्लैंड जाने से रोक दिया था, लंदन जाने से रोक दिया था। और वो क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि वहां जाके वो अपने शब्दों से एमपी से मिलेगी और अपने विचारधारा उनके सामने रखेगी। उस समय भी हमने यही आर्ग्यू किया था कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, चाहे हम इंडिया में एक्सरसाइज करें, चाहे दुनिया में कहीं भी हम एक्सरसाइज करें, हमें अधिकार है। और उस नजरिए से अगर देखेंगे तो ये जजमेंट पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। यहाँ पे कुछ थोड़े से शब्द लिखे गए हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगी अंग्रेजी में, जो मुझे की पूरी जो है, जिसको मैं कहूंगी द राइट टू डिसेंट, और जो ये लोग कह रहे थे बैन कैसे हटाया जाए, ये सुनिए आप। A few examples will survive.
a certain section of a particular community may be grossly offended or annoyed by communications over the internet of liberal views such as the emancipation of women or the abolition of the caste system. आपका sound चला गया. जी नहीं, आपकी आवाज मुझे आ रही है. No sound. जी, तो काफी महत्वपूर्ण जो पैराग्राफ है उसका जिक्र कर रही थी इंदिरा जयसिंह. Or whether certain members of a non-proselytizing religion should be allowed to bring persons within the fold who are otherwise outside the fold. Each of these things may be grossly offensive, annoying, inconvenient, insulting, or injurious to large sections of a particular community and would fall within the meaning of the section 66A. In point of fact, 66A it casts so widely that virtually any opinion of on any subject would be covered by it, and any serious dissenting opinion with the mores of the day would be caught within the ambit of this net. Such is the reach of this section. इसीलिए इसको गैर कानूनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया. लेकिन इंदिरा जयसिंह, क्या आप ये बात मानती हैं? जी हाँ, क्या ये बात आप मानती हैं? इस दौरान मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि जो इंडियाज डॉटर डॉक्यूमेंट्री थी उसको लेकर जिस तरह की बहस थी और बहस 2 खानों में बटी हुई थी, उसमें इंदिरा जयसिंह उन लोगों में शामिल थी जो ये चाहती थी कि फौरन इस डॉक्यूमेंट्री को टेलीकास्ट न किया जाए. उन लोगों में शुमार थी जिनका ये कहना था कि इसको कम से कम तब तक के लिए टाल दिया जाए जब तक कि इस मामले पर फाइनल फैसला नहीं आ जाता. तो उसी राय को यहाँ पर अपने सामने रख रही हैं इंदिरा जयसिंह. इसके अलावा उन्होंने काफी महत्वपूर्ण जो पैराग्राफ्स हमारे सामने पढ़ के सुनाए हैं कि आखिर जजमेंट किस पृष्ठभूमि में दिया गया, ये भी महत्वपूर्ण है इसको समझना. नलिन कोहली हमारे साथ मौजूद हैं, फिलहाल नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के. नलिन, सरकार का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? सरकार ने ये भी कहा था कि हम इस धारा का, इस सेक्शन का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको रिटेन किया जाए. 2-4 बातें इसमें कहना जरूरी है, क्योंकि चाहे भाजपा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की, या भारत सरकार की बात करें, जो सरकार अभी मौजूदा सरकार है मोदी जी की, उसमें जो सरकार का स्टैंड था कंसिस्टेंट और क्लियर था कि पहली बात फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर कोई किसी रूप से रोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो 19(1) है, एक की बात है. दूसरी बात, जो रिस्ट्रिक्शंस है चाहे किसी भी कानून में आए, वो धारा 19(2) मतलब 19(2) आर्टिकल 19(2) के अंतर्गत ही हो. तीसरी बात, सरकार ने कभी नहीं ये मांग रखी कि इसके इंटरप्रिटेशन को और वाइड कर दीजिए, क्योंकि अपने एफिडेविट में कहा भी सरकार ने कि यदि अगर ये धारा 19(2) के अंतर्गत नहीं बैठती है कानून, तो रद्द भी किया जा सकता है. और यही हम लोगों का मूल स्टैंड है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच रहे. 19(2) की रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको हम बदलना नहीं चाहते, उसका संशोधन तो नहीं है. कानून यदि उस प्रावधानों में बैठता है तो ठीक है, नहीं बैठता है तो नहीं. तो इसीलिए हम इसका स्वागत इस रूप से करते हैं, क्योंकि भाजपा लगातार मानती है कि सोशल मीडिया, इंटरनेट और साइबर स्पेस के ऊपर में रिस्ट्रिक्शंस ना हो. दूसरा सवाल आता है कि कहां पर जो प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कोई अपना मिसयूज करता है, तो अलग अलग धाराएं अलग अलग कानूनों में होते हैं. ऐसा प्रयास किया गया था, 1 मिनट मैं खत्म कर लूं बात. ऐसा प्रयास किया गया था 66A के माध्यम से इंटरनेट रिलेटेड ऑफेंसेस के लिए. आखिरी बात, जो अरेस्ट की बात अक्सर होती है, कई लोग इसको नोट नहीं करते कि बहुत अरेस्ट होते हैं आईपीसी के तहत, क्योंकि 66A बेलेबल ऑफेंस है. उसका जहां तक मुझे याद है 77B है या 77B है, जिसमें तुरंत आपको बेल मिल जाती है. लेकिन राज्य सरकार या पुलिस जो करते हैं, कई बार अलग अलग सेक्शन ऑफ आईपीसी लगाकर अरेस्ट को वहां खींचते हैं. लेकिन कानूनी कोई भी दुरुपयोग हो तो जुडिशियल रिव्यू तो होगा. ठीक है नलिन कोहली जी, लेकिन आपने कहा आप स्वागत करते हैं, जाहिर है आप स्वागत ही करेंगे एक उस पार्टी के नुमाइंदे होने के नाते जिनकी सरकार है फिलहाल केंद्र में. लेकिन अगर आपकी सरकार इस तरह से मान रही होती कि वाकई जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो इस पैमाने पर हमें चाहिए या उसका ये स्तर होना चाहिए, तो क्यों प्रोएक्टिवली पिछले महीनों में जब से सरकार में आप आए हैं क्यों नहीं कदम उठाया गया? जब अदालत का फैसला आ गया है तब स्वागत हो रहा है. नहीं, आप अगर एफिडेविट पढ़ेंगे तो आपका सवाल जो है इनफ्रक्चुअस हो जाएगा. मैंने आपसे कहा है कि राइटिंग में दिया है, ओरल ऑब्जर्वेशन, ओरल आर्ग्यूमेंट्स में कहा है एएसजी साहब तुषार मेहता जी ने. नहीं, लेकिन ये भी कहा गया, लेकिन रिटेन करने की बात भी कही गई और ये भी कहा गया कि सरकार हमारा दुरुपयोग नहीं करेगी. मैंने इसीलिए तो क्यों उसका दुरुपयोग हो रहा है, तो ऐसे तो मैं आपको पता है मर्डर का फॉल्स केस कर दो तो मर्डर का दुरुपयोग हो जाएगा.
चोरी का फॉल्स केस करोगे तो चोरी के धारा का 420 का लगाओगे तो उसका दुरुपयोग होगा। हर चीज के अंदर में सेफगार्ड्स आपको चाहिए, मिसयूज नहीं होना चाहिए। और उस पर भी क्या टिप्पणी थी कोर्ट की कि आपके अश्योरेंस को हम इसलिए नहीं ले पा रहे, दो कारण। पहली बात कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड ही नहीं है तो कौन सा अश्योरेंस उस सेक्शन का। और दूसरी बात, आगे की सरकारें इस अश्योरेंस से नहीं चले तो क्या होगा, इसको भी कहा गया। जी हाँ, नलिन कोहली जी अपने वकील हैं, जाहिर है फायदा उनको मिलता है, एडवांटेज मिलता है, जो एज जिसे कहते हैं। फिलहाल वो बता रहे हैं कि उनकी सरकार ने, मैं जो पढ़ पा रही थी उसमें यही था कि सिर्फ के रिटेन करने की बात, वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने भी इस पर अपना पक्ष रखा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, एक चीज़ साफ है जो जजमेंट से, वो ये कि इंडिया की सरकार ने ये कहा था कि इस प्रावधान को रिटेन किया जाए, हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। और उन्होंने खुद ही कहा कि अदालत ने कहा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है तो रिटेन करने का सवाल नहीं है। और दूसरा ये कि आप कह रहे हैं अगली सरकार के लिए कैसे, लेकिन मैं तीसरी चीज कह रहा हूँ कि कानून और व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथ में, ये विषय हमेशा राज्य सरकारों के हाथ में, और अलग अलग राज्य सरकारों ने इसका खुल के दुरुपयोग किया है। चाहे वो बंगाल में हो, प्रोफेसर अंबिकेश महापात्रा अरेस्ट किए गए थे, या फिर महाराष्ट्र में जिसमें शाहीन ढाडा और एक और लड़की को अरेस्ट किया गया था, या अभी हाल में आजम खान के मामले में एक लड़के को अरेस्ट किया। तो इसलिए केंद्र सरकार का ये कहना कि हम इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, इसका कोई मायने नहीं है। लेकिन इसके अलावा नलिन कह रहे हैं कि वो स्वागत करते हैं, जाहिर है वो ये शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन देखिए, इसके लिए उनको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो कह सकते थे कि हमारी सरकार इसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगी, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो चीज इसमें साफ होनी चाहिए, जो अहम मुद्दा इसमें उठता है वो ये है कि आखिर हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें किस तरह के कानून बनाए जाते हैं। ये कानून, आप जिनको भी कानून का थोड़ा बहुत पता है वो पहली नज़र में कह सकता है कि ये असंवैधानिक है, ये जुडिशियल स्क्रूटनी विदस्टैंड नहीं करेगा। उसकी वजह ये है कि आप कोई भी कानून बनाते हैं उसमें जो भी एक्सप्रेशंस या टर्म्स यूज करते हैं उनको डिफाइन किया जाता है। इसमें जो भी टर्म्स यूज किए गए थे किसी को डिफाइन नहीं किया गया था, और इतने वेग थे सारे प्रावधान कि इट वाज ओपन टू मिसयूज बाय द एग्जीक्यूटिव एंड द पुलिस। और यही वजह है कि अदालत ने कहा कि इट्स एन ओपन एंडेड प्रोविजन जिसका दुरुपयोग हो सकता है। लेकिन आप क्या मानते हैं सत्यप्रकाश की, क्या एग्जीक्यूटिव को, अगर सरकार ये मानती कि वाकई ये ठीक नहीं है कानून, तो क्या खुद प्रोएक्टिव अप्रोच लेनी चाहिए थी बजाय इसके कि अदालत को आना पड़ा इसमें? देखिए, सरकारें बाय नेचर जो है ना, जो आप पॉलिटिकल थियरी में जाएंगे तो स्टेट जो क्रिएशन ही है ना, हमने कुछ राइट सरेंडर कर दिया, उसके बाद स्टेट जो है ना, जो सरेंडर राइट उनके पास चले गए ना, तो स्टेट बाय नेचर ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा पावर अपनी तरफ से, और स्टेटस को भी मेंटेन रखना चाहती है। स्टेटस को से आगे का मामला है, तो सरकारें चाहती हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा। आप देखिए ना, इंडिया सरकार ने भी कहा कि प्रावधान रहने दीजिए, हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। मतलब ये कि कभी आवश्यकता पड़ सकती है उस समय हम कर लेंगे। तो इसलिए सरकार, इट्स नॉट अबाउट एनडीए और यूपीए, इट्स अबाउट गवर्नमेंट एज सच। तो सरकार इस तरह की उनकी प्रकृति होती है या प्रवृत्ति होती है, वो चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा शक्तियां उनके पास हों, जरूरत पड़ने पे उनका इस्तेमाल कर सकें। दूसरी चीज ये है कि जो ओवरऑल जो फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, उसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का रोल है, और आर्टिकल 19(1)(a) और 19(2) का जो रिलेशनशिप है, उसमें यह है कि ये जो मूलभूत अधिकार है इसको रेस्ट्रिक्ट सिर्फ आप आर्टिकल 19(2) में जो कुछ बिंदु जो उसमें चर्चा किए गए उन्हीं के आधार पे कर सकते हैं, और कोई आधार नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि इसको रेस्ट्रिक्ट जिस तरह से किया गया है, वो आर्टिकल 19(2) में जिसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है, वो किसी भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के दायरे में वो नहीं आता है, इसलिए उस कानून को ये भी मेंशन किया गया है खासकर। जी हाँ, वाजपेयी जी बताइए कि एक जो फिक्र पैदा हो रही है वो ये कि इंटरनेट जो गवर्नेंस जिसे हम कहते हैं, कि इंटरनेट पे किस तरह से इस बात को प्रशासित किया जाएगा, कैसे इस बात को मेंटेन किया जाएगा कि कोई भी व्यक्ति जो है वो खराब उद्देश्य से किसी को अब्यूज करने की कोशिश ना करे, गलत इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे। खासकर ट्विटर और फेसबुक जैसी जो वेबसाइट्स हैं वो तो बाकायदा लोगों को अब्यूज करने का एक तरह से एक जरिया बन गए हैं। अरे आस्था जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? क्या मुझे एक पॉइंट इस पे जोड़ना था जो सत्यप्रकाश जी कह रहे थे। जी, मैं जरा सवाल पूछ रही हूँ अरविंद कुमार वाजपेयी से, फिर आपके पास आती हूँ। नहीं, वो एक्चुअली लिंक टूट जाता है, पर कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है। जी देखिए, इसमें सवाल ये नहीं है, ये जो इसके दोनों पहलू हमको देखने पड़ेंगे। पहला पहलू तो ये है, क्या स्कॉट फ्री हो गए हम लोग? इसका जवाब सीधा सा है कि नहीं, बिकॉज जैसा मैंने पहले कहा कि आईपीसी में बहुत सारे प्रावधान हैं और आईटी एक्ट में भी बहुत सारे प्रावधान हैं जो इसकी वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशनल जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दी है। अब ये है कि मिसयूज को कैसे रोकेंगे? फिर सवाल यही आता है कि लॉ एंड ऑर्डर जो मशीनरी है ये उसकी डिस्क्रिप्शन है कि वो आईपीसी लगाएगी या आईटी एक्ट लगाएगी, लेकिन प्रावधान अवेलेबल है, ये आप मान के चलिए, और उसका दुरुपयोग भी होगा, सदुपयोग भी होगा। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं रह गया है
3 साल की सजा नहीं रहेगी, ये सजा 2 साल की रहेगी है। लेकिन अगर 4 धाराएं 268, 274, 294, 499, 510 लगा दी है तो सब में 2-2 साल की सजा हो जाएगी। तो ये कहना तो बड़ा गलत है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच दैट इज गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसको ना कोई सरकार टच कर सकती है ना कोई एजेंसी टच कर सकती है। लेकिन अगर उसका दुरुपयोग हो रहा है तो उसके लिए बाकायदा प्रोवाइजो लगाए हुए हैं जी। और वो पावर सरकार के नलिन पास कोहली भी हमारे साथ मौजूद। नलिन कोहली जी, क्या कहा जाए कि आप प्रिया पिल्ले जैसे मामले शायद नहीं आ पाएंगे, या सरकार इतने एब्सोल्यूट तरीके से जो है वो कानून का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी अगर कोई बात उसे नागवार होती है, अगर कोई कार्यकर्ता। मुझे लगता है कि आप जो वकालत की बात कर रहे थे, मैं जर्नलिस्ट को भी वकालत की उसमें लेता हूं क्योंकि होमवर्क करके प्रश्न पूछते हैं। प्रिया पिल्लई एक अलग केस है, आप कंफ्यूज कर रहे हैं 66 नहीं, इंदिरा जैसे वो अपनी नहीं, वो कंफ्यूज। मैं ऐसा है, संतरे और सेब दोनों ही फल होते हैं, लेकिन संतरे अलग होते हैं, इंदिरा जयसिंह कह रही है कि ये सीधे तौर पर इस मामले से जुड़ा होना चाहिए। उनका विचार है भाई, उन्होंने अपनी बात रखी, उसका जजमेंट है। हर जजमेंट आता है, अलग अलग जजमेंट आते हैं। तो आप ऐसे अगर जो जजमेंट आपको लगता है कि कोई हार जाता है वकील या कोई पीआईएल, तो उसका मतलब देश की हार हो गई जनता की, ऐसा नहीं होता। कानून एक प्रक्रिया लगातार चलती है, उसमें एवोल्यूशन रहेगा, होगा। लेकिन एक बात जो अभी आगे कह रहे थे, मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा कि सरकार इसे रिटेन करना चाहती है, लेकिन रिटेन अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस, इसको मत भूलिए। सरकार ने जब अपने एफिडेविट में कहा, जो सत्य प्रकाश जी शायद कह रहे थे, सरकार ने स्पष्ट किया यदि 19(2) के तहत बैठता है तो, नहीं तो रद्द कर दीजिए। तो इसको उस रूप से देखना कि हम इसे पूरा बचाना चाहते हैं या इसको हम लोग अग्रेसिव रहना चाहते हैं, वो एक अलग है। लॉ के अंदर में बहुत फाइन डिस्टिंक्शंस होती है और ये एक ऐसा उदाहरण है। फुल रिटेंशन के लिए तो फिर आप कहेंगे नहीं कि रद्द करिए, उसका मतलब पॉइंट इसको उस रूप से भी देखिए। ठीक है, शुक्रिया नलिन। इंदिरा जयसिंह, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। जिस तरह से नलिन अपना पक्ष रख रहे हैं, क्या ये माना जाए कि वाकई तमाम तरह के बैन के माहौल के बीच अब जिस तरह से अदालत का ये फैसला आया है, उसके बाद से हालांकि बार बार वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक लिबरल सोसाइटी बनाने की तरफ ये सरकार आगे बढ़ रही है, क्या उनकी बात पर इस तरह से विश्वास किया जाए कि जिस तरह के एक्शंस हो रहे हैं उसके बाद से एक लिबरल सोसाइटी को बनाने की कोशिश हो रही है? मैं इस मामले को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहूंगी। या चाहे वो यूपीए का सरकार हो चाहे अब की सरकार हो, ये मामला उन दोनों से हट के दूर है, और वो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या महत्व है। अब मेरा ये कहना है कि हम हर व्यक्ति को अपना पॉइंट ऑफ व्यू पूरी दुनिया के सामने, चाहे वो इंटरनेट पे हो, चाहे वो प्रिंट एडिशन में हो, चाहे वो एक पुस्तक के रूप में हो, जैसे वेंडी डोनिगल का किताब पल क्यों किया गया, ये भी एक फ्रीडम ऑफ स्पीच का रिस्ट्रिक्शन है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन है। ये चाहे प्रिया पिल्ले को रोका गया, ये सब मैनिफेस्टेशन है ऑफ कर्बिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैनर। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है, ओनली इफ the speech has a tendency to incite violence, then it falls within reasonable restrictions under 19(2), not otherwise. देखिए, ये शब्द बैन 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 कहने से हमें कुछ इंटेलिजेंस नहीं मिलने वाली है। इस शब्द को हम हटा ही दें हमारे शब्दों से तो अच्छा होगा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, बट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी ऑफ द स्टेट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इन मामलों के बारे में हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब वो वायलेंस के तरफ चलते हैं तब हम इनको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, वरना एक इनोसेंट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आपको पढ़ के सुनाया, सुनिए जी, मैंने आपको पढ़ के सुनाया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, any opinion can be considered grossly offensive or annoying. For example, the emancipation of women, the abolition of caste. जी इंदिरा जयसिंह, आपने जब ये पैराग्राफ पढ़ा था तो हमने उसको सुना था। आपका शुक्रिया। मेरे पास ये बैन का सवाल नहीं है। आखिरी 1 मिनट मेरे पास बचा है। सत्य प्रकाश, ये बताइए कि जो इंटरनेट का स्पेस है उसमें किस तरह के बदलाव आने की उम्मीद है, किस तरह के बदलाव आएगा इस खासकर रद्द होने के बाद 66A के? देखिए, ये एक तरह का जो है ना कानून में और टेक्नोलॉजी के बीच एक प्रतिस्पर्धा है, और इस प्रतिस्पर्धा में कानून पीछे छूट गया है, टेक्नोलॉजी आगे निकल गई है। टेक्नोलॉजी उसको चाह रहा है कि उसको
किसी तरह से रेगुलेट करें, बैन की बात नहीं कह रहा हूँ, उसको प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सके, लेकिन टेक्नोलॉजी। और खासकर ये बात जरूर कही क्योंकि आखिरी मिनट बचा है, जो आप जिससे आपने शुरुआत की थी कि किस तरह से जो ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जो मालिक हैं, जो कंपनियां हैं, उनके लिए किस तरह से उनके लिए राहत की बात इसलिए है क्योंकि अदालत ने ये कहा है कि बिना किसी कोर्ट के फैसले के उनको रेस्ट्रिक्ट नहीं, कहीं से कोई ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है, आप कोर्ट से वो ऑब्टेन करके लाएंगे कि हाँ भाई ये हटाया जाए। ये नहीं कि कोई कुछ कह देगा, चूंकि उनके लिए भी दिक्कत है, ये यूजर जनरेटेड कंटेंट होते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल आर यूजिंग इट, अपलोडिंग स्टफ, उसमें वो किसको देखेंगे नहीं देखेंगे और कैसे तय करेंगे, उनके लिए कोई मानदंड कहाँ से होगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसी अदालत के फैसले के तहत ये होगा। लेकिन जो इसके पहले मैं जो चीज़ कह रहा था कि कानून और टेक्नोलॉजी, ये दोनों के बीच जो प्रतिस्पर्धा है, इसमें टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा रहा है, कानून की प्रक्रिया बनाने की प्रक्रिया कुछ ऐसी है जिसमें कि हम उसके बराबर में नहीं जा पा रहे हैं। और ये एक चैलेंज है, कानून को अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। ये चैलेंज जो हमारे लॉ मेकर्स के सामने है, पॉलिसी मेकर्स के सामने है, और उसको मुझे उम्मीद है कि इस चैलेंज को सीरियसली लिया जाएगा और 66A की तरह का कोई कानून नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा वेबसाइट्स अभी भी ब्लॉक हो सकती हैं। वाजपेयी जी, इसके बारे में क्या कहेंगे, और आप क्या वाकई ये इस कानून का खत्म होना, रद्द होना, क्या एक बेहतर ज्यादा लिबरल समाज की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं? बहुत संक्षेप। नहीं, मेरा तो यही मानना है। और वेबसाइट्स ब्लॉक होने की बात, वो प्रोविजन अवेलेबल है, बाकायदा अवेलेबल है कानून के, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द नहीं किया है, और 66A खत्म होने से कोई लंबा चौड़ा फर्क पड़ने नहीं जा रहा है, ये मेरा मानना है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, इनोसेंट अगर है कोई चीज को, समाज में अगर दुष्परिणाम नहीं होते हैं, मुजफ्फरनगर के दंगे नहीं होते हैं, या रिलीजियस कोई हेट्रिक नहीं होता है, तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई एक्शन लेने भी नहीं जा रहा है। तो इसलिए कानून अपनी जगह काम करेगा, टेक्नोलॉजी अपनी जगह काम करेगी, और सरकारें अपनी जगह काम करेंगी। और दुरुपयोग को समाज ने खुद सोचना है, जो इंटरनेट यूज कर रहा है। अफवाह उड़ाने वालों के लिए या जो खराब भावना रखने वाले लोगों के लिए जो इंटरनेट पे आते हैं, उनका इलाज हमें मौजूद है, बाकायदा मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद कुमार वाजपेयी आपका। इंद्रजीत सिंह, सत्यप्रकाश, नलिन कोहली भी हमारे साथ मौजूद थे। तो बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, इस टाइटल के साथ हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। जी हाँ, साफ तौर पर इस ऐतिहासिक फैसले में अदालत के उन तमाम लोगों के लिए जो कि चाहते हैं कि वाकई जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो मूल भावनाएं हैं संविधान की, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसको एक बार फिर से बरकरार रखने की पूरी कोशिश अदालत के जरिए की गई है। इसी के साथ इतना ही, नमस्कार।